नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आप कौन कौन सी खबर के बारे में डिटेल में जानेंगे, मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। सबसे पहली खबर, पत्थरबाजी सोच का पोस्टमार्टम करना है। ये पत्थरबाजी अब हर जगह पहुंच गई है। क्यों, कौन करवा रहा है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। बदला वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया सुपर पावर और अतिशयोक्ति नहीं है, हम बताएंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और चांद पर जय जय हिंदुस्तान, क्योंकि चंद्रयान तृतीय सक्सेसफुल होने के बहुत करीब पहुंच चुका है और ये मेरा हिंदुस्तान है। ये है मेरा हिंदुस्तान, यानी वो परंपरा जिसके बारे में आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए और फख्र से बताना चाहिए। लेकिन अब शुरुआत कर रही हूं द रूबिका लियाकत शो की एक सवाल के साथ। सवाल यह है कि आप लोगों में से कितने लोगों की घरों की छत पर पत्थरों के ढेर इकट्ठा होंगे। आप कह रहे होंगे कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इसीलिए पूछा जा रहा है, छतों पर पत्थर आप लोगों के घर पर है कि नहीं है। हो सकता है आप कहें कि कौन रखता है घर की छत पर पत्थर। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगी, बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए एक शब्द समझ लीजिए, पत्थर और पत्थरबाजी। इस शब्द का कभी अगर कोई एक पर्याय हुआ करता था तो वो था कश्मीर। जब देखो जब सुनो कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू। लेकिन फिर ये सब खत्म हो गया, पुरानी बात हो गई और तस्वीर जो अभी आपके सामने है वो खत्म हो गई। 2019 के बाद से कश्मीर से सिर्फ विकास की खबरें आई है। उसके बाद से किसी एक युवा के हाथ में एक पत्थर नहीं दिखा है। युवाओं के बेहतरीन रिजल्ट की खबरें आती रही, लेकिन रुकिए, पत्थरबाजी ने कश्मीर को जरूर छोड़ दिया, लेकिन इस सिस्टम ने बाकियों को जकड़ लिया। कश्मीर के वादियों से निकलकर ये पत्थरबाजी, ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम मैदानों में पहुंच गया। देश के अलग अलग शहरों में दस्तक दे चुका है। कुछ बदला है तो पत्थर बरसाने वालों का चेहरा बदला है, राज्य बदला है। अब भारत का एक मैप आपके सामने रख रही हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, चाहे वो बिहार का बिहार शरीफ हो, कलकत्ता का हावड़ा हो, झारखंड का रांची हो या गुजरात का वडोदरा हो, ये सारे के सारे इलाके इस वक्त पत्थरबाजी से पटे पड़े हैं। कैसे, मैं आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। 30 मार्च 2023, आप पूछेंगे क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। 30 मार्च 2023 को क्या हुआ था। रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। ये कहाँ हुआ? बिहार शरीफ में। इसके बाद बिहार के सासाराम में एक शोभा यात्रा के दौरान 31 मार्च 2023 को पत्थरबाजी होती है। फिर बंगाल के हुगली में 2 अप्रैल को, और ये देखते चले जाइए, बंगाल के हुगली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होती है। फिर कर्नाटक में आ जाइए, कर्नाटक के कोलार में होती है। कब? 9 अप्रैल को 2022 को पत्थरबाजी। ठीक कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी। कश्मीर तो अब उससे फ्री हो गया है, लेकिन मामला कहां पहुंच गया है? कर्नाटक तक। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 18 अप्रैल 2022 को पत्थरबाजी की घटना होती है। अभी 31 जुलाई को नूह की घटना तो आप सबको याद ही होगी, सबकी जुबान पर है। भारत का नक्शा आप देख लीजिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर दर शहर 2 चीजें जो हैं वो कॉमन मिलेगी। पहली है पत्थरबाजी और दूसरी है टारगेट। और टारगेट पर कौन? धार्मिक यात्रा। लेकिन जब पूरे देश में पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही है तो कुछ राज्यों में आपको ऐसी घटनाएं नहीं भी मिलेंगी। और उसमें सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात क्या है? कश्मीर। कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है। इस बीमारी ने देश के कई बाकी शहरों को तो जद में लिया, लेकिन कश्मीर को छोड़ दिया। In fact, I would like to dare to say कि जो कंट्री में जो आज हालात है, अगर आप देखो कश्मीर सबसे ज़्यादा शांत है। सबसे ज़्यादा शांति आज जो है यहीं पर है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तंग आ चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। बाकी की कंट्री में दे वो मतलब एक तरह की राइटिंग, एक तरह की प्रोटेस्टिंग, इवन जो शांति जो सुकून वाली जगह है वहाँ भी कोई ना कोई मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं कि कश्मीरी किस चीज़ से गुजरे हैं इतने सालों से, कि वी नो द वैल्यू, हमें पता है कि क्या कीमत होती है पीस की।
आप सुन रहे हैं, याना मीर को सुन रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता है कि पीस की कीमत क्या होती है, हम गुजरे हैं उससे। जब ये बात वो कह रही थी, मैं खुद सोच में पड़ गई कि आखिर देश के अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों बढ़ गई है। अभी कल यानी सोमवार को बिहार के बगहा और मोतिहारी में पत्थरबाजी की घटना हुई। मॉडस ऑपरेंडाई बिल्कुल वैसा ही जैसी घटनाएं अभी आपको बता रही थी। सोमवार को बगहा में और मोतिहारी में महावीरी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान 3 जगह पर शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, पत्थरबाजी की गई। एक समुदाय विशेष के लोगों ने छतों से पत्थर बरसाए और फिर बात हिंसा तक पहुंच गई। इसी बीच अफवाह फैली कि पथराव में महावीर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद क्या होना था आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। बवाल को बढ़ना था, आसपास की गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। बहुत देर तक बवाल होता रहा। जब मामला शांत हुआ तब तक 2 पत्रकार, 1 पुलिसकर्मी सहित करीब 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। घायलों का यह दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ है। नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में है। नाग पंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से यह भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा है, धार्मिक लोगों का सम्मान सब करेंगे, लेकिन धार्मिक जुलूस में अगर किसी तरह के कोई ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे निपटना भी बहुत ज़रूरी है। सम्राट चौधरी साहब, मैं यकीन रखती हूं कि आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। जिस मॉडस ऑपरेंडाई की मैं बात कर रही हूं उसके लिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। इन 2 तस्वीरों को बहुत गौर से देखिएगा। देखिए, नीचे से महावीर यात्रा निकल रही है और ऊपर छत से पत्थरबाजी की जा रही है। इस तस्वीर और नूह की पत्थरबाजी में, नूह की तस्वीर में कोई अंतर आपको नजर नहीं आने वाला है। एक काम कीजिए, एक बार फिर से दोनों तस्वीर को एक साथ मैं आपके सामने रख देती हूं। पहली तस्वीर बिहार के बगहा की है, दूसरी तस्वीर हरियाणा के नूह की है। और अगर मैं इसकी अदला बदली कर लूं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सी तस्वीर कहां की है। दोनों ही जगह पर असामाजिक तत्व साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में समानता आप साफ तौर पर नोटिस कर पा रहे हैं। वही छत, वैसी ही शोभा यात्रा, वैसी ही पत्थरबाजी। नूह और बगहा की घटनाओं में कई सारी समानताएं हैं। ऐसे में एक और सवाल जो आपके मन में उठ रहा है और मेरे मन में भी, कि ऐसा तो है नहीं कि शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की पहली घटना है, और ऐसा भी नहीं है कि बिहार में शोभा यात्रा के दौरान ये पहली घटना है। तो फिर प्रशासन पहले से सतर्क क्यों नहीं था? प्रशासन ने शोभा यात्रा की रूट पर सही से जांच क्यों नहीं की? जब एक समुदाय के कुछ लोग पत्थरबाजी की प्लानिंग में लगे हुए थे, और ये कौन लोग हैं? हिंसा पसंद लोग हैं। अगर ये पत्थरबाजी की प्लानिंग कर रहे थे तो प्रशासन कहां सो रहा था? हमने जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हमें 2 तस्वीरें मिली कि प्रशासन कहां सो रहा था। सो नहीं रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। पहली तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की है। पुलिस महकमा अपने मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा में व्यस्त है, होना भी चाहिए भाई, कौन मना कर रहा है। दूसरी तस्वीर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की, जिसमें एक एसडीपीओ रैंक के पुलिस अधिकारी लालू यादव का छाता उठाने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन अधिकारियों की जिम्मे बगहा और मोतिहारी की सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन इन तस्वीरों से पुलिस महकमे की प्राथमिकता का पता चलता है। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कहा गया था पंजीकृत अपराधी बिहार के राजा बन के घूम रहे हैं और डीएसपी छाता लेके घूम रहा है। यही है नीतीश कुमार का सुशासन। अरे एसपी लेके घूमेगा, कलेक्टर लेके घूमेगा, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? यही है नीतीश कुमार का राज। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर चुके हैं, कम्युनलिज्म से समझौता कर चुके हैं और नीतीश कुमार सुशासन को समाप्त कर चुके हैं। यही है नीतीश कुमार। बिहार में जो हिंसा मोतिहारी और बगहा में हुई उसमें सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुसलमान रहनुमाओं पर है और उन हिंदू रहनुमाओं पर है जो लगातार माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी मुस्लिम मोहल्ले से कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? आप कहेंगे कि शोभा यात्रा के दौरान उकसाऊ नारे लगाए जाते हैं, इसीलिए जवाब में पत्थरबाजी होती है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है।
मुझे ये नहीं समझ आता कि इन पत्थरबाजों के छतों पे अचानक इतने पत्थर आ कहां से जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे छतों पर पत्थर होने की बात का जिक्र किया था। आप लोग बताइए, आप लोगों के घरों में या घरों की छतों पर पत्थर होते हैं क्या? तो ये कौन लोग हैं जिनके छत पर पत्थर पाए जाते हैं? और अगर आपके मन में ये शंका है कि तो मुसलमान का घर होगा जहां पत्थर पाए जाते हैं, तो आप गलत हैं, सरासर गलत हैं। ये लोग, इनका पता लगाना होगा ये किनके इशारों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मैं आजकल मोदी मुल्क और मुसलमान एक शो कर रही हूं। इस दौरान कई मुस्लिम गांवों में जाने का हमारी इच्छा है और हमने प्लान भी किया है। एक मुस्लिम गांव में हम गए और वहां पर हमने ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया था, इसलिए क्योंकि उस गांव के बारे में डिटेल में आप सबको पता लगे कि कितनी आबादी है, कितने घर हैं। अब ये उस आबादी और उस इलाके की तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ। अभी हाल ही में इसी बीते शनिवार को हमने ये, और घर की छतों को आप देख लीजिए, साफ सुथरी छत है और ये 98% मुसलमानों का इलाका है। एकदम गौर से देखिए, मुसलमान लोगों के घरों की छतों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हापुड़ के वैट गांव की ये तस्वीरें हैं। एक घर पर आप मुझे पत्थर दिखा दीजिए, और यहां से भी शोभा यात्राएं निकलती होंगी। यहां तो किसी बवाल की कभी कोई खबर नहीं मिली। लोग ये कहते हैं कि इस इलाके में कभी भी हिंदू मुस्लिम टेंशन हुआ ही नहीं, 1947 में भी कभी नहीं हुआ। क्या ये मुसलमान नहीं है? और क्या यहां पास में रहने वाली आबादी हिंदू की नहीं है? तो फिर ये कौन लोग हैं जो अपनी छतों पर पत्थर जमा करते हैं? इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें शक है कि एक बहुत भयंकर इकोसिस्टम है, एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है लगातार। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर यह भयंकर नेटवर्क लगातार निशाने लगा रहा है और पत्थर फेंक रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी मुसलमानों के घरों पर तो पत्थर नहीं मिल रहे हैं, जहां से शोभा यात्रा निकल रही होती वहीं पत्थर अचानक पहुंच जाते हैं। ऐसे पहुंच जाएंगे क्या? शोभा यात्रा पर हमले की नीयत से पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करवाई जा रही है। भारत में फिर कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, जो इस इलाके से गुजर रहा है वो सुरक्षित अपने आप को नहीं मान रहा है। भारत में अगर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए देश में कितने ताजिए के जो जुलूस निकलते हैं, वो जब हिंदू मोहल्ले से निकले होंगे तो उन पर पत्थरबाजी हुई होगी। तब भी तो आप तलवार लेकर निकलते हैं ना, तब भी तो जंजीरें लेकर निकलते हैं, तब भी आपके हाथों में हथियार होते हैं। कोई एक हिंदू मोहल्ला मुझे बता दीजिए जहां पर ताजिए के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी कर दी हो, यह सोचकर कि अरे देखो ये तलवार निकालकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इस बात को दोहराना जरूरी है। देश में एक बार भी ऐसी घटना अगर हुई हो तो आप मुझे यहां रोक दीजिए, बता दीजिए कि हाँ, इस इलाके, इस हिंदू मोहल्ले से ताजिए निकले थे, जुलूस निकला था और वहां पत्थरबाजी हुई है। बल्कि वहां से आदमी नीचे उतरता है और ताजिए को नमन करता है, अपने बच्चों को सलाम करवाता है। और आपके यहां से तलवार लेकर कोई शोभा यात्रा निकल जाए तो आप ये कहते हैं कि वो हमको डरा रहा है, तो हम पत्थर ना मारे तो क्या करें? एक बार ठंड से, जिसे कहते हैं ना, एकदम काम होकर इन सवालों के जवाब दीजिए। ये बहुत जरूरी सवाल है। आपके हाथ में तलवार तो आप हिंसा नहीं फैलाएंगे, उनके हाथ में तलवार तो आपको शक है कि वो हिंसा फैलाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पैन इंडिया पत्थरबाजी हो रही है। क्या साबित करना चाहते हैं हम? देश के मुसलमानों से आज ये बात करनी जरूरी है, इन पत्थरबाजी से क्या हासिल हो जाएगा, और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको डिफेंड करने से क्या हासिल हो जाएगा। इन घटनाओं की वजह से छवि खराब हो रही है, मुसलमानों को एक अलग नजर से देखा जा रहा है, इन कुछ मुट्ठी भर पत्थरबाजों की वजह से। मैंने आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण रखा है। अगर एक मुसलमान
अपना जुलूस तलवार और जंजीरों के साथ और बाकी हथियारों के साथ निकाल सकता है हिंदू मोहल्ले से और उस पर पत्थरबाजी नहीं होती, तो बाकी हिंदुओं की शोभा यात्रा उसी तलवार, उसी जंजीर के साथ मुस्लिम मोहल्ले से शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं हो सकती? पत्थर छोड़िए, युवाओं के हाथ में किताब पकड़वाइए। देश का भला होगा, कौम का भला होगा, आने वाली नस्लों का भला होगा। भले की बात से याद आया, इस देश के साइंटिस्ट इस मुल्क का बड़ा भला कर रहे हैं चंद्रयान तृतीय से। स्पेस में बढ़ रही हिंदुस्तान की शान की बात करना जरूरी। पूरा हिंदुस्तान आज आसमान की तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहा है। चंद्रयान तृतीय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर सब इंशाअल्लाह ठीक ठाक रहा तो कल यानी कि 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। कैसे, आपके सामने रख रही हूं। लैंडिंग कामयाब होने के बाद रोवर प्रज्ञान अगले कई दिन तक चांद की सतह पर घूमेगा। कैसे घूमेगा, ये देखिए, लैंडिंग होगी, लैंडर मॉड्यूल विक्रम है, लैंडिंग हुई, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, सब बढ़िया रहा। अब देखिए बाहर क्या निकल कर आता है। रोवर प्रज्ञान। और रोवर प्रज्ञान के पहिए देखिए, 6 पहिए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इन 6 पहियों से रोवर प्रज्ञान हमारे देश की पहचान को चांद की जमीन पर छोड़ता हुआ निकलेगा और चांद की पहचान को, उसमें छुपे कुछ तथ्यों को हम तक पहुंचाएगा। चांद की सतह पर घूमेगा, जरूरी जानकारी धरती पर भेजेगा, जिसका सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सब हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के यानी तृतीय के लिए जो शेड्यूल तैयार किया था, अब उसका एक एक स्टेज अब तक जो है सफलता से पूरा हो गया है। भारत अपने टारगेट से सिर्फ एक कदम दूर है। चंद्रयान तृतीय ने चंद्रमा की ताज़ा तस्वीरें भी भेजी हैं, आपके सामने रख रही हूं, जिससे चांद की सतह बहुत नज़दीक से दिख रही है। इस वीडियो को इसरो ने जारी किया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कल 23 अगस्त को लैंडर विक्रम लैंड कर ही जाए। इसरो के मुताबिक चंद्रयान तृतीय का विक्रम लैंडर कल लैंडिंग से 2 घंटे पहले हालात का पहले जायजा लेगा। अगर परिस्थितियां ठीक रही तो लैंड करेगा और नहीं तो लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया जाएगा। लेकिन तैयारी के हिसाब से जब चंद्रयान तृतीय की फाइनल लैंडिंग होगी इस तरीके से, तब इसकी स्पीड होगी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे जैसे चंद्रमा की सतह नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड और कम होती जाएगी। जब लैंडर चांद पर मौजूद गड्ढे और खाइयों से बचते हुए सफलता से लैंड कर जाएगा तो इसके 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो लैंडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल से प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए 2 घंटे वेट करेंगे ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। प्रज्ञान रोवर में जैसा मैंने बताया 6 पहिए लगे हुए हैं जिस पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बना हुआ है। मतलब जब प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करेगा तो चांद की सतह पर हमारे देश की छाप बन जाएगी, हमारे देश की पहचान वाले चिन्ह वहां दर्ज हो जाएंगे। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब आम लोग इतिहास बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ये वाकई बहुत गौरव का पल है। इसके लिए पूरे देश में लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने खुदा, अपने अपने गॉड से पूजा और इबादत कर रहे हैं। उनसे कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही है। देश भर से पूजा की तस्वीरें आ रही है, मस्जिदों में ख़ास दुआएं पढ़ी जा रही है, नफल अदा की जा रही है। सबकी ज़ुबान पर एक ही दुआ है, प्रार्थना है, हे ईश्वर, ऐ मेरे मालिक, इस बार हम सब की दुआ, हम सब की प्रार्थना को मंजूर कर ले और चंद्रयान तृतीय को सफल बना दे। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम पदाधिकारी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को चंद्रयान तृतीय की कामयाबी के लिए लखनऊ के ऐशबाग मस्जिद में दुआ कराते हुए इस वक्त देख रहे हैं। मेरी इल्तिजा है ऊपर वाला दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज कीजिए अपने इस हिंदुस्तान पर। पूरे साथ खैरियत के पूरे से पूरी मून पर लैंड कर जाए। इस
उसमें हमारे इसरो के साइंटिस्ट को पूरी तरीके से कामयाबी अता फरमा, ताकि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे पहला और वाहिद मुल्क हो जाए जिसको कि इस मिशन में कामयाबी हासिल हो। या हम तमाम लोगों को साइंस को पढ़ने, उसको समझने और उसके जरिए से अपने मुल्क को कामयाब। फिरंगी साहब ने आखिर में इतनी प्यारी बात की कि हम साइंस को समझ सके, हमें वो समझ अता फरमा, आमीन। इसके माने और इस पूरी दुआ के माने ये है कि इस वक्त हमें अल्लाह तेरी दुआओं की बहुत दरकार है। हम चाहते हैं कि चंद्रयान तृतीय जो है सफलतापूर्वक लैंड कर जाए। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई इस वक्त ये प्रार्थना कर रहा है। जो जहाँ है वहीं से वो इस मिशन की कामयाबी जा रहा है। हवन, पूजन, कीर्तन भी हो रहा है। लोगों की उत्सुकता को देख के आप ये पहचान और समझ पाएंगे। लोगों को सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि भारत भी अंतरिक्ष में इतना आगे अपनी कदम बढ़ा रहा है और ये साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, जहाँ तक आज तो कोई देश लैंड नहीं कर पाया। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। कल जो चंद्रयान उतर रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं हम इन वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये ऊपर ले आगे लेके आए हैं। हम सब भारतीयों की तरफ से ना बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि कल बहुत अच्छी तरीके से लैंडिंग होगी वहाँ पे और बहुत गर्व का दिन है कल हमारे लिए। हमारा देश, हमें पूरा भरोसा है, हर बार की तरह सारे इसरो के साइंटिस्ट के बेहतरीन दिमाग पे हमें पूरा भरोसा है। कल हमारा देश ज़रूर वहाँ पे सफल होगा। तो लोगों की उत्सुकता को देख रहे हैं आप। हमने आपको दुआओं का दौर दिखाया, अब हम आपको जिस तरीके से हवन कीर्तन हो रहा है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। चाहे वो मुंबई की तस्वीर हो, चाहे वो भोपाल की तस्वीर हो, चाहे वो गंगा आरती हो रही हो, हर कोई इस वक्त यही दुआ मांग रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है। माँ गंगा मैया, हम प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान तृतीय कामयाबी के साथ चांद की सतह पर पहुंच जाए। ये देखिए चंद्रयान तृतीय वहां आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बड़े बड़े हवन कुंड सजाए गए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और ये दुआ की जा रही है कि देखिए किसी भी कीमत पर चंद्रयान तृतीय, हे भगवान तुझसे प्रार्थना है कामयाबी के साथ सतह पर पहुंचा देना। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए, उनकी इस मोहब्बत को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान तृतीय की लाइव लैंडिंग को लाइव दिखाने की तैयारी कर ली है। आप भी इसरो की वेबसाइट isro.gov.in या फिर यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज के अलावा इसरो और दूरदर्शन के साथ हमारे चैनल भारत 24 पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को आराम से देख पाएंगे। ये वेबसाइट आपके सामने है isro.gov.in पर, इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तो कहूँगी ये सब छोड़िए ना, आप तो सीधा भारत 24 पर आइएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिस मिशन से पूरे देश की दुआएं जुड़ गई है वो चंद्रयान तृतीय स्पेस साइंस में भारत को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा। जिस जगह यानी चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम लैंड करेगा, वहां आज तक आपको पता है कोई देश नहीं जा सका है। यहां के कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी कभी पहुंचती नहीं है। तापमान रहता है 200 डिग्री के आसपास, उसके नीचे भी चला जाता है। नासा का यह अनुमान है कि चांद के साउथ पोल पर कई ऐसे क्रेटर्स या गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, इसीलिए यहाँ इतना कम तापमान रहता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस इलाके में कुछ भी अगर मौजूद है तो वो अनछुआ है, या तो ज़मीन में दबा हुआ है या फिर अरबों सालों से बिना किसी रिएक्शन के फ्रोजन स्टेट में मौजूद है, जमा हुआ है। यहीं पर उतरकर हमारा जो प्रज्ञान है वो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, चांद पर पानी की मौजूदगी के साथ साथ भूकंप और चांद के डायनामिक्स की स्टडी करेगा। यहाँ पर इसरो को बर्फ का बड़ा भंडार मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य के स्पेस मिशन के पानी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोफ्यूल बनाने की मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ की चट्टानों पर कंकड़ पत्थरों से पहले के सोलर सिस्टम के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। लेकिन विक्रम की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 15 मिनट इस मिशन की कामयाबी तय करेंगे। अब सवाल यह है कि साउथ पोल का तापमान अरबों साल से वैसा का वैसा ही क्यों है? क्योंकि जिस धुरी या एक्सिस पर घूमती है वो एक तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए धरती के हर इलाके पर कम या ज्यादा सूर्य की रोशनी
जरूर पड़ती है, जबकि चंद्रमा जिस दूरी पर घूमता है वो सिर्फ 1.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी वजह से चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल में कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी कभी पड़ी ही नहीं। इन इलाकों में स्थायी तौर पर अंधेरे वाले इलाके कहलाए जाते हैं। इसीलिए सारा भारत चंद्रयान तृतीय की सफलता चाहता है, लेकिन देश में ऐसे विघ्न संतोषी भी हैं जो रंग में भंग डालने की फिराक में हमेशा रहते हैं। इनकी वैसे तो मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के सामने इनको एक्सपोज भी तो करना ज़रूरी है ना, जो अंदर से चिड़े हुए बैठे हैं, जिनकी जलन जो है वो कमी नहीं हो रही है, जिनकी नफरत जो है वो हिंदुस्तान को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटती है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि वाले मौके पर सियासत करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इन लोगों पर देश का गुस्सा फूट भी रहा है। पहली तस्वीर एक्टर प्रकाश राज की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चाय वाले का कैरिकेचर शेयर किया है, जिसमें वो चांद पर चाय उड़ेल रहा है। उन्होंने लिखा है, अभी चंद्रयान का पहला व्यू आ गया है, विक्रम लैंडर जस्ट आस्किंग। इस पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का है। सिंघवी ने भी इस पूरे के पूरे ट्वीट को शर्मनाक बताया। थैंक यू अभिषेक मनु सिंघवी साहब। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मैं शर्मनाक ट्वीट के लिए प्रकाश राज की निंदा करता हूं। इसरो की सफलता भारत की सफलता है। मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि मिशन चंद्रयान तृतीय को भारत का मिशन आपको कहने में शर्म आ रही है? इस पर आप राजनीति करेंगे? इसे सियासत या मोदी के अंध विरोध में या उस खास चश्मे से आपको देखकर क्या सुकून मिल रहा है? एक और बयान सुनिए। यह बयान उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से आया। भगवान से, इस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का ये सपना साकार हो और इससे विश्व मानवता का कल्याण हो। और इस अवसर पर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे विजनरी को भी याद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे देश के उद्गम के, भारत के रूप में उद्गम के प्रारंभिक वर्षों में ही अंतरिक्ष आयोग बना करके आज की सब चीज़ों की बुनियाद डाली। सही बात है रावत जी। नेहरू जी ने इसरो बनाया, किसी को इनकार नहीं। नेहरू जी ने IIT, IIM बनाए, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। और भी काम किए हैं, एंड वी थैंक नेहरू जी फॉर इट। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मुख से इतना कहने में कि थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, बरसों पहले जो इसरो की नींव रखी गई उसके लिए तो आज हम 2023 में थैंक यू बोले, और आज 2023 में इसरो का जो सदुपयोग किया जा रहा है, जिसकी लीडरशिप में ये हो रहा है, उनको थैंक यू कहने में गुरेज आपको। अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्रियों का जिक्र क्या इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? देश के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों के काम की तारीफ प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं, फिर आप क्यों कतराते हैं थैंक यू बोलने में? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के प्रधानमंत्रियों का थैंक यू नहीं किया? हरीश रावत जी, आज तो आप थैंक यू कह सकते थे। हम तो कह रहे हैं कि आज उन सबको थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन ये क्या वजह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ या तो उनके विपक्ष में या उनके विरोध में बात करने के लिए करना चाहेंगे, या फिर ऐसी कोई बात जो कटाक्ष के तौर पर की जा सकती है? विपक्ष का कोई और नेता, चाहे वो हरीश जी हो या कोई और नेता या प्रकाश राज जैसे कलाकार,
मोदी विरोध किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। ये हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाले मौकों पर भी कभी मोदी सरकार को श्रेय देने की कोशिश नहीं करते। उनकी ही तरह शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने चंद्रयान तृतीय की कामयाबी पर सबको राजनीति ना करने की सलाह दी, लेकिन वो इसमें भी मोदी सरकार पर तंज करने से नहीं चुके। सुन लीजिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति का कोई जाकर मंत्री बैठा था क्या उधर? वो तो उनका ही काम है। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, चाहे सरकार हमारी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। आप श्रेय मत लीजिए, ये श्रेय उनको देना, साइंटिस्ट को। हाँ, सारा श्रेय तो आपको देना चाहिए ना संजय जी, आपने बहुत काम और मेहनत की है। आप सभी से एक सवाल है मेरा, क्या इन 9 सालों में कोई अच्छा काम नहीं हुआ? इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी नज़र में कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसके लिए वो भी तारीफ के हकदार हैं, कि आपको जलन है, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है कि इन 9 सालों में कुछ उपलब्धियां इस देश के नाम आई हैं। उन उपलब्धियों पर आपका या विपक्ष के किसी और नेता का कोई बयान क्यों नहीं आता है? मिशन चंद्रयान तृतीय तो पूरी तरह मोदी सरकार में ही तैयार हुआ है और आज हमारा यह मिशन चांद की दहलीज पर पहुंचा है। क्या इसके लिए इस सरकार की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्यों इतना छोटा दिल और तंग दिमाग रखें हम कि आज जिसमें जो हो रहा है उसकी तारीफ ना करें? क्या हमारे नेताओं को इतनी संकीर्ण सोच के साथ काम करना चाहिए कि आपको सही को सही कहने में भी सियासी नफा नुकसान देखना पड़े? इन साइंटिस्ट का बेइंतहा शुक्रिया, लेकिन इन साइंटिस्ट को उस लीडरशिप की दरकार थी जो कहे गो डू समथिंग ग्रेट। जिस उपलब्धि पर पूरा देश फख्र कर रहा है उस पर हमारे विपक्ष को भी बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं विपक्षी नेताओं से भी पूछना चाहती हूं और उनके तमाम समर्थकों से भी। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको थैंक यू अगर कह सकते हैं तो फिर मोदी सरकार को थैंक यू कहने में क्या प्रॉब्लम है? और अब बात हिंदुस्तान के सुपर पावर बनने की। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। उस संगठन की बात करनी है जो हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे के साथ बुलंदियों को छूने की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिक्स की बात कर रही हूं। आप सोच रहे होंगे ब्रिक्स ये क्या है? तो इसे समझाने के लिए मैं दुनिया के नक्शे का इस्तेमाल करूंगी, वर्ल्ड मैप का सहारा लूंगी। आपको अभी जो तस्वीर दिख रही है वो ब्राजील की दिख रही है, जिसकी संख्या है 20 करोड़ 30 लाख रुपए, जीडीपी है $3 ट्रिलियन। ठीक है। दूसरा देश है रूस, रशिया, जनसंख्या है 14 करोड़ 71 लाख, जीडीपी है $2 ट्रिलियन की। तीसरा देश है इंडिया यानी भारत, जनसंख्या 140 करोड़, जीडीपी करीब $4.25 यानी $3.75 ट्रिलियन। चौथा देश चीन, जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ के करीब है और जीडीपी $19 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा है। और पांचवा देश है साउथ अफ्रीका, जनसंख्या करीब 60 करोड़, जीडीपी $731 बिलियन। यहां यही ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स देशों का समूह बनाते हैं। इस समूह की अहमियत क्या है, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। आज इन ब्रिक्स देशों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से इन 5 ब्रिक्स देशों का सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले लगभग 6:30 बजे के आसपास जोहानिसबर्ग पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जुड़े हैं, साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा मौजूद हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन 3 दिन यानी 24 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें आपसी सहयोग बढ़ाने, व्यापार पर मंथन करने का काम होगा। व्यापार की बात और इन सभी देशों की इकोनॉमिक ताकत की बात हम करें उससे पहले जान लीजिए कि दुनिया के कितने देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, want to be a part of it। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको कुछ बड़े नाम मैं बता देती हूँ। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ईरान ये ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अफ्रीकी देशों की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी इथियोपिया भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है।
अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत नाइजीरिया मेंबर बनना चाहता है। मेक्सिको, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। यूरोप के देश बोलीविया, नॉर्थ अफ्रीकन देश अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। और सबसे बड़ा नाम इजिप्ट यानी मिस्र और तुर्की का है, जो ब्रिक्स में हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। तुर्की पहले से ही अमेरिका का सहयोगी है और नाटो का सदस्य देश है, जो अभी रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है। इजिप्ट की भी बात आगे हम करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि दुनिया के 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहते हैं। और ये देश क्यों ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्यों आतुर है, इसका कारण आपको बताती हूं। ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत सबसे बड़ा रीजन क्या है। ये ताकत इसे भी समझिए। ब्राजील दुनिया में टेक्सटाइल, जूते और केमिकल के व्यापार के लिए जाना जाता है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है रूस। दुनिया का अर्थव्यवस्था है ये। और रूस जो है वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और हथियार बेचता है। दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया। रूस जो है वो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया देखिए फूड प्रोसेसिंग, स्टील, सॉफ्टवेयर, दवा का ट्रेड करता है। और इस वक्त ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर आता है चीन का नंबर। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन। सुई से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक सब कुछ बनाकर ये बेचता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड का ट्रेड करता है, दुनिया भर में सप्लाई करता है। दुनिया की ये 36वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब सोचिए, ये आर्थिक महाशक्तियां जब एक साथ होगी तो पूरी दुनिया क्यों नहीं इस संगठन की तरफ आकर्षित होगी। ब्रिक्स संगठन में जब ये महाशक्तियां एक साथ खड़ी होती है तो ऐसा संगठन बनता है जो दुनिया के किसी भी बड़े संगठन को चैलेंज दे सकता है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जमीन का 30% है, जबकि दुनिया की जीडीपी का 26% ब्रिक्स देशों से आता है। ग्लोबल ट्रेड की अगर बात करें तो दुनिया का 20% ट्रेड ब्रिक्स देशों से होता है। ब्रिक्स की मजबूती से पश्चिम के देश परेशान भी हैं, क्योंकि ब्रिक्स संगठन यूरोप और अमेरिका के कई देशों के लिए खतरा साबित हो सकता है, खासतौर पर G7 संगठन के लिए। G7 देशों में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। वर्तमान में G7 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 30% है और ये ब्रिक्स के मुकाबले तेजी से कम भी हो रही है। तो ये तो ताकत है ब्रिक्स देशों की, लेकिन दुनिया के लिए इस ताकत के माने क्या हैं? इसको आप व्यापार की दृष्टि से समझिए। दुनिया के व्यापार के लिए जो सबसे मुफीद करेंसी है, बताइए वो क्या है? डॉलर। बीते 80 साल से दुनिया में डॉलर का दबदबा कायम है, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ही, और पूरी दुनिया डॉलर के इसी दबदबे से तंग आई है। किसी भी देश में या किसी भी दो देशों की कंपनीज को व्यापार करते वक्त अमेरिका को डॉलर का कट देना पड़ता है। और एक डर यह भी है कि एक ही करेंसी या डॉलर पर निर्भरता के चलते जब भी अमेरिका आर्थिक संकट की चपेट में आता है तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की कंपनियों में आर्थिक सुस्ती चल रही है। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट इस साल 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुका है। पिछले साल नवंबर से अब तक एप्पल के 21,000 लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। IBM ने एक हफ्ते पहले ही 4,000 लोगों को नौकरी से हटाने का ऐलान किया है। इस आर्थिक सुस्ती की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। डिमांड ना होने की वजह से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। डॉलर पर इसी निर्भरता को तोड़कर अब चीन और भारत अपने अपने तरीके खोज रहे हैं। दुनिया के देशों को राजी कर रहे हैं कि आपसी व्यापार डॉलर की बजाय किसी दूसरी करेंसी में किया जाए। जैसे चीन की कोशिश है कि व्यापार जो है युआन में किया जाए। चीन सऊदी अरब से कच्चा तेल युआन देकर खरीद रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल रुपए देकर खरीद रहा है। दुनिया के 22 देश भारत से रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार है। इसमें जर्मनी है, ब्रिटेन है, इसके अलावा UAE और इजराइल भी शामिल है। ब्रिक्स देशों की ताकत, दुनिया का ब्रिक्स देशों के प्रति झुकाव और ब्रिक्स देशों का मॉडल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात कर चुके हैं हालांकि, लेकिन PM मोदी जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने क्यों गए हैं उसका कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि PM मोदी का ये दौरा चीन की चालबाजियों की कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन ने 2012 से 2022 तक अफ्रीकी देशों को $134 बिलियन का कर्ज दिया है।
हालांकि बीते 4 साल से कर्ज की उगाही ना होने के चलते उसने कर्ज देना कम कर दिया है। भारत इस मौके को भुनाना चाहता है। भारतीय कंपनियां अफ्रीका में हर साल $170 बिलियन इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी में जब यूरोप और अमेरिका ने वैक्सीन देने से इनकार किया था, तो भारत ने अफ्रीकी देशों को वैक्सीन देकर मदद की थी। इसके बाद से ही अफ्रीकी देश अब चीन के बजाय भारत को पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग से अनाज की सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे अफ्रीकी देशों की 20 करोड़ आबादी को अनाज नहीं मिल पा रहा है। इसकी सप्लाई के जरिए भी भारत सरकार अफ्रीकी देशों में चीन को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी जो है वो जोहानिसबर्ग जब पहुंचे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जहन में रख कर पहुंचे हैं। भारतीय मूल के लोगों से जब वो मुलाकात कर रहे हैं तो भारत को आगे ले जाने के उस ख्वाब के साथ कर रहे हैं। अफ्रीकी देश भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं वो आप समझ चुके होंगे। भारत इस बात को समझ चुका है कि भविष्य का बाजार अफ्रीकी देशों में है और भारत को अगर अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। इसीलिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के बाद पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर भी जाने वाले हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था मिस्र बनना चाहता है और ये तभी संभव होगा जब भारत के हथियार दुनिया तक पहुंचे। ये गणित क्या है वो आपको द रूबिका लियाकत शो में हम आगे समझाएंगे। लेकिन आज इतना समझ लीजिए कि ग्रीस के दौरे पर पीएम मोदी ने भारत के 2 दुश्मनों को एक साथ मात देने का प्लान कर लिया है। आगे वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा और लगातार द रूबिका लियाकत शो के साथ बने रहिएगा। आज नहीं, अगले एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ। अब बात मेरा हिंदुस्तान की। आ गया ना मुंह में पानी सिर्फ तस्वीरें देखकर। जब बात खाने की आए तो हम भारतीयों की पहली पसंद है समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन। इसके साथ खाने में राजमा, आलू, गेहूं से बने रोटियां या पूरी हमारी पहली पसंद है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब पकवान हिंदुस्तानी है नहीं? इनकी शुरुआत भारत से हुई नहीं है, ये घूमते हुए कहीं कहीं से आए हैं। समोसे से शुरू कर रही हूँ, जिसे सब बहुत शौक से खाते हैं। वो समोसा जिसे आप अक्सर दोस्तों के साथ कभी भी खाने के लिए तैयार रहते हैं, ये समोसा भारतीय नहीं है। ये मध्य पूर्व के व्यापारियों के जरिए 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच भारत पहुंचा, जिसके बाद समय समय पर समोसे के साथ कई तरह के प्रयोग हुए। हैदराबाद में कीमे का समोसा फेमस है, दक्षिण भारत में सब्जी का समोसा, और आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आलू का समोसा। जलेबी का नाम सुना है आपने? कई लोगों को भूख लगने लगती, मुंह में पानी आ जाता है। आपको पता है जलेबी भी विदेशी है। जलेबी भी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। इसे भारत तक अरब और ईरान के जो आक्रमणकारी थे वो भारत लेकर आए। आज इसके कई रूप देश भर में पॉपुलर हो गए। मोटी जलेबी, मावे की जलेबी, पतली जलेबी, कुरकुरी जलेबी, चाशनी वाली जलेबी। साउथ इंडिया में लोग थोड़ी सी मोटी जलेबी खाना पसंद करते हैं। गुलाब जामुन मतलब टेस्ट ऑफ इंडिया, भारतीयों की पसंदीदा मिठाइयों की लिस्ट में गुलाब जामुन है। रस और मिठास से भरा गुलाब जामुन सबको पसंद है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। गुलाब जामुन को सेंट्रल एशिया की खोज माना जाता है। इसी तरह हमारी रोटियां, गेहूं हमारा नहीं है। साउथ वेस्टर्न एशिया में सबसे पहले गेहूं उगाया गया और ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत में गेहूं लेकर आए थे। इसी तरह खाने की अगर बात करें तो राजमा और आलू, जिसके बिना हमारी रसोई अधूरी है। राजमा मैक्सिको का है, ग्वाटेमाला से भारत पहुंचा। आज भी राजमा मैक्सिकन भोजन में प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। हर सब्जी में जरूरी आलू भारतीय नहीं है। आलू पेरू और बोलीविया की देन है। हकीकत में ये स्वादिष्ट तो है ही, भयंकर है। मोटापे का प्रमुख कारण भी इसे कहा जाता है। भारतीय व्यंजन तो स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों हैं, इसीलिए मैं भारतीय व्यंजनों के स्वाद और ताकत की बात करती हूँ। हमारे देश में तो खाने का खजाना है, वो भी शरीर को तरोताज़ा करने वाला खजाना। पीएम मोदी भारत के मोटे अनाज को सारी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। मोटा अनाज हमारा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। मोटा अनाज मानव इतिहास के सबसे पुराने भोजन में से एक है।
यजुर्वेद में भी इसका जिक्र पाया जाता है। मोटे अनाज में 8 फसलें शामिल हैं। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कंगनी है, चीना है, कोदो है, कुटकी और कुट्टू को मोटा अनाज की फसल कहा जाता है। ये स्टेपल और एडेप्टेबल यहाँ की डाइट है। इसे उगाने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। ग्लूटेन फ्री डाइट है। वज़न बढ़ाने में ग्लूटेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मत भूलिएगा। मेडिकल एक्सपर्ट ग्लूटेन फ्री डाइट की आजकल सलाह दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में ये मोटा अनाज मदद करता है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का अहम जरिया है। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से इसकी खेती बहुत उपयुक्त है और इसीलिए जो हमारा है उसे तो हम अपना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जलेबी मत खाइए, समोसा मत खाइए और आलू मत खाइए, ये तो भाई अब अपना चुके हैं। हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना है, लेकिन जो अपना है उसे तो अपनाइए ना। अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही। भारत 24 देखते रहिएगा। कल सुबह 10 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। क्यों? अरे बड़ा दिन है, चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआएं नहीं करनी है। तैयार रहिएगा, कल मिलेंगे 10 बजे सुबह।